प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मोहनलाल जांगेड़ एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। तो देखिए, कल की क्लास में हमने अध्ययन कर लिया है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अब देखिए, इसके पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक आता है चिन्ह परिपाटी नियम। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो उनमें चिन्ह परिपाटी नियमों की अहम भूमिका होती है। कोई भी न्यूमेरिकल जो है ये बिना चिन्ह परिपाटी नियम के सोल्व नहीं हो सकता है। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर विचार करते हैं। मान लिया कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ये तो आपका x डैश अक्ष है और ये जो है ये आपका y डैश अक्ष है और ये जो बिंदु है इसे कहा जाता है ऑरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी नियम में सबसे पहले ये जो मूल बिंदु होता है इस मूल बिंदु के ऊपर हम दर्पण का ध्रुव मान के चलते हैं। दर्पण ये उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई गोलीय तल है। मैंने आपको बता दिया है कि गोलीय तल के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग भी कर सकते हैं और अवतल दर्पण का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए, ऑप्टिक्स का जो मुख्य नियम है, ऑप्टिक्स का मुख्य नियम ये है कि बिंब जो होता है बिंब को हम हमेशा बाईं ओर मान के चलते हैं। अर्थात बिंब को हम यहाँ पे मान के चलते हैं। जैसे मान लिया ये कोई हमारे पास यहाँ पे बिंब स्थित है। अब इस बिंब से अनंत अनेक प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो देखिए, इस बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण की तरफ आपतित होती हैं, दर्पण के ऊपर गिरती हैं, तो ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से यूं चलेंगी। अर्थात इनके चलने की जो दिशा है वो x अक्ष की ओर होती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम x अक्ष की ओर चलते हैं तो x अक्ष की ओर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। और देखिए, अगर हम मूल बिंदु से x डैश अक्ष की ओर चलते हैं तो मूल बिंदु से जब x डैश अक्ष की ओर चलेंगे तो इधर की जो दूरियां हैं ये कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और देखिए, मूल बिंदु से y अक्ष की ओर ऊपरी मुखी जो दूरी है, ऊपरी मुखी जो दूरी होती है ये धनात्मक होती है। और मूल बिंदु से नीचे की ओर y डैश अक्ष की ओर अर्थात अधोमुखी दूरी जो होती है ये दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए, अब हम इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति के आधार पर हम चिन्ह परिपाटी नियम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला जो नियम है, पहला चिन्ह परिपाटी नियम क्या है कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में समस्त दूरियां मूल बिंदु से मापती हैं। तो उसी प्रकार से जितनी भी दूरियां हैं ये दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो पहला नियम हो गया समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जितनी भी दूरियां हैं सभी दूरियों को हम दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, चाहे वो बिंब दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो। अब देखिए, दूसरा जो नियम है, दूसरे नियम को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? अगर हम मूल बिंदु से दाईं ओर चलते हैं अर्थात x अक्ष की ओर चलते हैं तो x अक्ष की ओर जितनी भी दूरियां होती हैं किस प्रकार से मापते हैं? धनात्मक चिन्ह से मापते हैं। और मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरियां हैं अर्थात
एक्स डैश अक्ष की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में अगर बिंब यहाँ पे रखा है तो आपतित प्रकाश की किरण की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो एक्स अक्ष की ओर होती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो दूसरा नियम हो गया आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक व विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का जो तीसरा नियम है, अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलते हैं, y अक्ष की ओर चलते हैं, तो y अक्ष की जो दूरियां हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम धनात्मक लेते हैं और y डैश अक्ष की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया, ये जो दर्पण का मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो दूरी है वो तो हम धनात्मक लेंगे और जो अधोमुखी नीचे की ओर की जो लंबवत दूरी है वो ऋणात्मक लेंगे। तो कहने का अर्थ ये है, ये हमारा तीसरा नियम प्राप्त होगा। ऊपरी मुखी दूरी धनात्मक व अधोमुखी दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए, अब आता है हमारे पास इसका फोर्थ नियम। तो देखिए चतुर्थ नियम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो चतुर्थ नियम को समझने के लिए हम अलग से दो दर्पण के ऊपर विचार करते हैं। मान लिया ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है और ये है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण के सामने यहां पर कोई बिंब स्थित है। अब देखिए कल वाले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया है गोलीय तल से परावर्तन के नियम में कि इस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करके बता रहा हूं कि दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है। ये पहला नियम है गोलीय तल से परावर्तन का। और दूसरा जो नियम है वो है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस बिंदु में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख अक्ष के साथ वह जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। तो तीसरा नियम हो गया कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। और इसका जो चौथा नियम है, चौथा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है। अब देखिए ये जो बिंब है, इस बिंब का प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत की भांति काम करेगा। तो यहां से जो बिंदु B है, इस B बिंदु का प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से इन प्रत्येक बिंदुओं का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास इस प्रकार से यूं प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि AB का जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा वो कहां पर प्राप्त होगा,
ए डैश बी डैश के ऊपर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक होता है। तो 2 किरणों के लिए हम 2 ही किरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रकाश की किरण तो ये है जो दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ये फोकस में से गुजरेगी परावर्तन के पश्चात। दूसरा जो है हम ये बिंदु लेते हैं कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर ये किरण दिखाने की जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है ये इस प्रकार से प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब यहाँ हम एक बार उत्तल दर्पण लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष और यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है। तो देखिए ये वस्तु भी अनेक अनंत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करेंगी। वह प्रकाश की किरण जो दर्पण के ऊपर मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये फोकस में से गुजरेगी नहीं, ये गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देता है। तो देखिए ये यहां से प्रकाश की किरण जैसे यहां पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से यूं लौटती है, लेकिन जब इसको यहां से देखा जाता है तो मानो यह ऐसा प्रतीत होती है कि ये यहां से न आकर के फोकस बिंदु से आ रही है। और दूसरा नियम जो है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, लेकिन जब इसको यहां से देखा जाता है तो ये यहां पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये दोनों किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु के ऊपर वस्तु का क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए अब हम यहां पर चौथे नियम की बात करते हैं। चतुर्थ नियम जो है वो क्या है, देखो दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ये तो है आपका कॉन्वेक्स मिरर जिसे उत्तल दर्पण भी कहा जाता है, और ये है आपका कॉनकेव मिरर जिसे अवतल दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, बिंब को हम हमेशा बाईं ओर ही रखते हैं। तो देखिए अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां आपको पहले बता दिया गया है समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, चाहे वो बिंब दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो और चाहे वक्रता त्रिज्या हो। इसका जो वक्रता केंद्र है यहां पे मान लेते हैं सी। इसी प्रकार से देखिए इसका बिंब यहाँ पे है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे कहा जाता है बिंब दूरी, और बिंब दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। तो इसमें जो बिंब दूरी है ये हो जाएगी यू। और देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है ये दूरी कहलाएगी प्रतिबिंब दूरी, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। तो इसमें ये हो गया v। और यहां से यहां तक की जो दूरी है, चूंकि फोकस बिंदु है ये, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे कहा जाएगा फोकस दूरी f। तो यहां से यहां तक की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी f, और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या। अब देखिएगा चौथा नियम क्या है, अगर हम दर्पण के ध्रुव से बिंब की ओर चलेंगे तो हमारे चलने की जो दिशा है वो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत है। कहने का ये है आपतित किरण की दिशा ये है और हमारे चलने की दिशा ये है, तो दोनों दिशाएं विपरीत हैं। और हमने ये पहले अध्ययन कर लिया है कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां तो धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। या फिर ये मान के चलिए दर्पण के ध्रुव से यदि हम x डैश अक्ष की ओर चलते हैं, x डैश अक्ष की ओर चलते हैं तो x डैश अक्ष की ओर की जो दूरियां हैं वो कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो चौथा नियम हो गया
बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक, परंतु अब देखिए बिंब की दूरी तो सदैव ऋणात्मक होगी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी कैसे होगी? तो एक मिनट हम यहाँ पे उत्तल दर्पण में देखते हैं। देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को मापने के लिए हमें दर्पण के ध्रुव से किधर चलना होगा? एक्स अक्ष की ओर, अर्थात दाईं ओर चलना होगा। तो इधर की जो दूरियां हैं ये कैसे होती हैं? इधर की दूरियां होती हैं धनात्मक, क्योंकि हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है कि विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक और आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। तो देखिए आपतित प्रकाश की किरण की डायरेक्शन इसी दिशा में हम चलेंगे आगे की ओर, तो ये जो दूरी है ये धनात्मक होगी, जबकि अवतल दर्पण में यहां से हमें बाईं ओर चलना होगा प्रतिबिंब की दूरी को मापने के लिए, तो ये जो दूरी है ये ऋणात्मक होगी। तो कहने का अर्थ ये है परंतु प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक व उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। अब इसका पांचवा जो नियम है वो नियम क्या है? देखिए ये जो दर्पण है ये तो है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मापने के लिए हमें दाईं ओर चलना होगा, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मापने के लिए हमें बाईं ओर चलना होगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण में दोनों ही धनात्मक होती हैं। अब यह भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से डायग्राम से हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए समस्त दूरियां कहां से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अब देखिए आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां तो धनात्मक होती हैं और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये जो उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में समस्त दूरियां हम दर्पण में ध्रुव से मापते हैं। तो यहां से और यहां की जो दूरी है बिंब दूरी, इसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बिंब दूरी मापने के लिए हमें x डैश अक्ष की ओर चलना होगा, तो ये जो दूरी है ये ऋणात्मक लेंगे। दूसरा देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है ये प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को मापने के लिए हमें दर्पण के ध्रुव से x अक्ष की ओर चलना होगा, तो ये जो दूरी है ये धनात्मक लेंगे। अब देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी है, क्योंकि फोकस दूरी मापने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा, एक्स अक्ष की ओर चलना पड़ेगा, तो ये दूरी भी धनात्मक लेते हैं। वक्रता त्रिज्या को मापने के लिए भी हमें इधर ही चलना पड़ेगा, तो ये भी धनात्मक लेते हैं। अब देखिए ऊपरी मुखी दूरी, बिंब का आकार मापने के लिए हमें यहां से ऊपर की ओर चलना होगा, तो कहने का अर्थ ये है कि बिंब की जो ऊंचाई है या बिंब का जो आकार है वो मापने के लिए हमें ऊपर की ओर चलना होगा, तो ये धनात्मक होगा। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इसे मापने के लिए भी हमें ऊपर की ओर चलना होगा, तो इसकी दूरी को मान लेते हैं h डैश। तो h डैश का मान जो प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। तो ये जो दूरियां प्राप्त हुई हैं ये प्राप्त हो गई उत्तल दर्पण में, जो कि चिन्ह परिपाटी से प्राप्त हुई हैं।
अब देखिए, अब हम अवतल दर्पण के ऊपर विचार करते हैं। समस्त दूरियां कहां से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। अब देखिए, दर्पण के ध्रुव से बिंब दूरी को मापने के लिए हमें किधर चलना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा x डैश अक्ष की ओर। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इधर बिंब की दूरी कैसे लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है बिंब का, तो इस प्रतिबिंब को मापने के लिए भी, इसकी दूरी मापने के लिए हमें दर्पण के ध्रुव से x डैश अक्ष की ओर ही चलना होगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी प्राप्त होगी ये भी कैसे होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। उसी प्रकार से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये मापने के लिए भी हमें इधर ही चलना पड़ेगा x डैश अक्ष की ओर। तो कहने का अर्थ ये है फोकस दूरी भी ऋणात्मक और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी। अब देखिएगा, ये जो बिंब है, इस बिंब का साइज क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है, तो हम मान लेते हैं इसका साइज तो h है और इसका जो साइज है ये h डैश है। तो देखिए, बिंब का आकार मापने के लिए हमें ऊपर की ओर चलना होगा, तो h का जो मान है वो तो धनात्मक आएगा और h डैश का जो मान है वो ऋणात्मक आएगा। ये प्राप्त हो गई अवतल दर्पण में बिंब प्रतिबिंब, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या की दूरियां या इनमें प्रयुक्त चिन्ह परिपाटी नियम। अब देखिएगा, अगर हम शॉर्ट वे में देखें तो उत्तल दर्पण जो है, इस उत्तल दर्पण में समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं छोड़ के बिंब की दूरी को, अर्थात उत्तल दर्पण में केवल बिंब की दूरी ही ऋणात्मक होती है, बाकी समस्त दूरियां सामान्यतः धनात्मक होती हैं। और यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में सामान्यतः बिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है, बाकी समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब व शेयर कीजिएगा। हाँ, तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है दर्पण समीकरण। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से कई कबार छोटे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं या कई कबार ये पूरे का पूरा टॉपिक एज इट इज दे दिया जाता है। अब देखिए, एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम में एक अंक का क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का नामांकित चित्र बनाइए। और बड़ा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आता है कि दर्पण समीकरण क्या है, दर्पण के लिए u v व f में संबंध प्राप्त कीजिए। तो देखिए, प्रश्न ये उठता है कि दर्पण समीकरण क्या होता है। तो देखिए, दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, प्रत्येक दर्पण के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f में एक विशेष संबंध होता है। इसी संबंध को क्या कहा जाता है? दर्पण समीकरण। तो देखिए, दर्पण समीकरण की परिभाषा होगी प्रत्येक दर्पण के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f में
एक संबंध होता है जिसे दर्पण समीकरण कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक दर्पण के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो देखिए इनमें संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी समीकरण को कहा जाता है दर्पण समीकरण। लेकिन हमें यहां पर यह प्रूव करना है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो uv और f में संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण के ऊपर विचार करते हैं। क्योंकि अपने सिलेबस में केवल अवतल दर्पण से ही है, बाकी इसे हम उत्तल दर्पण की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अब आता है uv व f में संबंध कि इनमें जो संबंध है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो देखिएगा, मान लिया ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, और ये है इस दर्पण का मुख्य अक्ष। इस दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर यहां कोई बिंब स्थित है AB। तो देखिए सबसे पहली बात एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं कि इस दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात, हमें गोलीय तल से परावर्तन के नियम याद होने चाहिए। तो देखिए पहला जो नियम है वो क्या है कि किसी दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि ये दर्पण उत्तल होता तो ये गुजरती हुई प्रतीत होती। अब देखिए दूसरा नियम जो है क्या है, दूसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस बिंदु में से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसका जो तीसरा नियम है वो तीसरा नियम क्या है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। और इसका जो चौथा नियम है, चौथा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है। ये जब वक्रता केंद्र में से गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है, अर्थात वापस उसी पथ के ऊपर लौट आती है। अब देखिए ये चारों किरणें जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, यदि दर्पण यहाँ पे उत्तल होता तो ये मिलती हुई प्रतीत होती, उसी बिंदु के ऊपर क्या प्राप्त होता है, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसे हम देते हैं नाम A' B'। अब देखिए यहाँ पे हम बिंदु देते हैं M, समस्त दूरियां चूंकि दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं तो यहां से और यहां तक की जो दूरी है इसे कहा जाएगा बिंब दूरी U, और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे कहा जाएगा प्रतिबिंब दूरी V, और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे कहा जाएगा फोकस दूरी F। अब देखिए एक बार इसका चित्र वर्णन दिखाए गए चित्रानुसार, मान लिया वक्रता केंद्र C व वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य अक्ष के ऊपर
कोई वस्तु AB स्थित है जिसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है, A डैश B डैश पर प्राप्त होता है। अब देखिए UV व F में संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, UV और F में संबंध ज्ञात करने के लिए हम बिंदु M से और मुख्य अक्ष के ऊपर लंब डाल देते हैं। चूंकि यदि ये छोटे द्वार का होता, यदि इसका एपरेचर छोटा होता, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण है और दूसरा दर्पण ये है, तो ये वाला जो दर्पण है इसका जो एपरेचर है वो छोटा है। यदि छोटे एपरेचर की बात करें तो उसके लिए ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु लगभग आपस में क्या होंगे, समपाती होंगे। तो देखिए यहां लिखते हैं, चूंकि दर्पण छोटे द्वार का है, अतः बिंदु P व बिंदु D लगभग समपाती होंगे। अब देखिए UV और F में संबंध ज्ञात करने के लिए हम यहां से दो त्रिभुज उठाते हैं। एक त्रिभुज तो लेते हैं MPF, यहां पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज लेते हैं MPF और दूसरा त्रिभुज लेते हैं A डैश B डैश F। इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं, इनको मैं थोड़ा गहरा कर देता हूं। तो देखिए त्रिभुज MPF व त्रिभुज A डैश B डैश F में, इन दोनों त्रिभुजों में हम कोई भी दो कोण बराबर करके इसे समरूप सिद्ध करते हैं। तो देखें MPF और A डैश B डैश F, इसमें जो ये कोण है, कोण P जो है MPF या फिर MDF, चूंकि P और D जो है ये दोनों लगभग समपाती हैं, तो हम यहाँ पर D के स्थान पे भी क्या मान के चलते हैं, P ही मान के चलते हैं। तो देखिए MPF और B डैश A डैश F, इसमें जो ये A डैश है ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो कहने का अर्थ ये हो गया MPF में कोण MPF इज इक्वल टू कोण B डैश A डैश F, दोनों ही समकोण है। और जो दूसरा जो कोण है वो देखिए, ये जो कोण है MFP या PFM, एक ही बात है, ये इक्वल होगा A डैश F B डैश A। ये इसका जो है ये अपोजिट वर्टिकल एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां पे लिखते हैं कोण MFP बराबर कोण A डैश F B डैश, ये दोनों ही कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर दो कोण बराबर दिखा दिए हैं, तो AA नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं त्रिभुज PMF समरूप त्रिभुज। अब देखिएगा ये जो P कोण है ये तो A डैश के इक्वल है, तो P जो है ये किसके इक्वल है, A डैश के। F जो है ये किसके इक्वल है, F के। तो यहाँ पे F के संगत हम यहाँ पे F रखेंगे, तो ये जो M है ये किसके संगत होगा, ये संगत होगा B डैश के, क्योंकि शेष जो बचेगा उसको एज इट इज रखेंगे। अब देखिए हम ये जानते हैं कक्षा 10th में हमने ये अध्ययन कर लिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं किस अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं PM अपोन में A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपोन में A डैश F, PF अपोन में A डैश F। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, हमने ये नहीं लिया MF अपोन में B डैश F,
क्योंकि एम एफ ये तो इस वाले त्रिभुज में कर्ण है और बी डैश एफ जो है ये इस वाले त्रिभुज में कर्ण है और दोनों कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इन दोनों भुजाओं को नहीं लेते हैं। अब देखिए, लेकिन एमपी या पीएम का जो मान है वो एबी के बराबर में है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में कितने ही लंब डाल लीजिए सारे लंब लंबाई में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, परंतु पीएम इक्वल टू किसके होता है, एबी के, इसीलिए एबी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू पीएफ अपॉन में ए डैश है, और इसे हम समीकरण 1 प्रदान कर देते हैं। अब देखिए पीएफ यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल एफ है, ए डैश एफ ये दूरी हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास इनकी मान है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मान और प्राप्त करने के लिए, इसके मान और प्राप्त करने के लिए हम अलग से दो त्रिभुज लेते हैं। तो वापस से देखिए, अब त्रिभुज ए बी पी देखिएगा, मैं इसको गहरा कर देता हूं यहां पे, तो अब की बार हम लेते हैं त्रिभुज ए बी पी और दूसरा लेते हैं ए डैश बी डैश पी। इन दोनों त्रिभुजों में हम वो ही करेंगे जो कि हमने पहले किया था, अर्थात इनके कोई भी दो कोण बराबर दिखाते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, इन दोनों त्रिभुजों में हम कोई भी दो कोण बराबर दिखाते हैं। तो देखिए, ये जो कोण है ये कोण इसके इक्वल होगा 90 डिग्री है, और ये जो कोण है ये इसके इक्वल होगा, जो कि हमने गोलीय तल से परावर्तन के तीसरे नियम में अध्ययन कर लिया है। तो देखिएगा, यहां से एबीपी जो है, एबीपी में कोण एपीबी, कोण एपीबी इज इक्वल टू कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। ये क्यों बराबर होंगे, ये है गोलीय तल से परावर्तन के नियम से, या फिर हम इसको सीधे भी लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा जो है ये है कोण बी ए पी, कोण बी ए पी या फिर पी ए बी या फिर पी ए बी, ए की बात है, ये बराबर होगा किसके, बी डैश ए डैश पी के, बी डैश ए डैश पी के, क्योंकि दोनों ही जो कोण है ये 90 डिग्री है। तो देखिए, ये दोनों त्रिभुजें भी आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज। देखिए, यहां पर जो ए है वो तो ए डैश के इक्वल है, तो ए जो है इसके संगत आएगा, ए डैश पी जो है वो पी के इक्वल है, तो यहाँ पे पी के संगत क्या आएगा, पी। तो जो शेष तीसरा है उसको हम यहाँ पे मिडिल में लिखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब इसमें वापस से वही थ्योरम्स लागू करेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं किस अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए डैश पी। अब देखिए, इसे प्रदान करते हैं समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, समीकरण 1 से क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का जो मान है वो है पी एफ अपॉन में ए डैश एफ के तुल्य। तो कहने का अर्थ ये है समीकरण 1 व समीकरण 2 से रखिए मान। तो देखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश का जो मान है वो क्या है, पी एफ अपॉन में ए डैश एफ इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा, ए पी अपॉन में ए डैश पी। अब देखिए,
ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें ये देखना है कि किस राशि की वैल्यू हमारे पास है और किस राशि की वैल्यू नहीं है। तो देखिए पी एफ इसकी वैल्यू है स्मॉल एफ, ए डैश एफ इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए पी इसकी वैल्यू हमारे पास स्मॉल यू है, ए डैश पी इसकी वैल्यू हमारे पास वी है, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू नहीं है ए डैश एफ की वैल्यू। तो ए डैश एफ की वैल्यू हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखो हमारे पास ये कंप्लीट डिस्टेंस दे रखी है ए डैश पी जिसका मान वी के तुल्य है, और ये जो डिस्टेंस है ये दे रखी स्मॉल एफ। तो कंप्लीट डिस्टेंस में से जब ये डिस्टेंस हम लेस करेंगे तो हमारे पास ए डैश एफ की वैल्यू प्राप्त होगी। कहने का अर्थ ये है परंतु ए डैश एफ इज इक्वल टू ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी, ये वैल्यू यहां पे रखिए। तो देखिए मान क्या प्राप्त होगा, पी एफ अपॉन में ए डैश एफ का मान रखेंगे, ए डैश पी माइनस एफ पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए डैश पी। अब हम यहां पे प्रयुक्त करेंगे चिन्ह परिपाटी। तो देखिए चिन्ह परिपाटी से यहां पे देखिए ये जो पी एफ है, पी एफ यहां पे लिखते हैं पी एफ। देखिए भैया चिन्ह परिपाटी जो नियम है उसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहां से हम दूरी मापेंगे, कहां तक की मापेंगे? एफ तक की। तो इस दूरी को मापने के लिए हमें बाईं ओर चलना होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये ऋणात्मक होगी। कहने का अर्थ है माइनस एफ। आगे देखिए ए डैश पी की जो वैल्यू है ए डैश पी, यहां से मापने के लिए भी हमें इधर ही चलना पड़ेगा बाईं ओर ही। तो ये डिस्टेंस होगी माइनस यू, और जो शेष जो तीसरी डिस्टेंस है ए पी, तो देखिए ए पी ये दूरी मापने के लिए भी हमें इधर ही चलना पड़ेगा। तो ये होगा माइनस वी। तो ए पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? माइनस यू। अब देखिए ये तीनों वैल्यू जो है हम यहां पे रखते हैं इस समीकरण में, तो क्या मान प्राप्त होगा? इसीलिए पी एफ की वैल्यू होगी माइनस एफ अपॉन ए डैश पी की जो वैल्यू है माइनस वी, माइनस एफ पी की जो वैल्यू है माइनस एफ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इज इक्वल टू ए पी की जो वैल्यू है, ए पी की वैल्यू है माइनस यू, और ए डैश पी की जो वैल्यू है माइनस वी। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो देखिए मान क्या प्राप्त होगा हमारे पास? मान प्राप्त होगा प्लस वी एफ इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? यू वी माइनस यू एफ। अब देखिए ये जो uv है ये तो एज इट इज रहेगा, uv को हम एज इट इज रख देते हैं, और इसको हम पक्षांतरित करेंगे। तो जब जैसे हम इसको पक्षांतरित करेंगे तो इधर आके ये मान धनात्मक होगा। तो मान क्या होगा? uf प्लस वी एफ। अब देखिए हमें जो संबंध ज्ञात करना था, ये संबंध ज्ञात करना था u v व f में। तो चाहे तो दोनों तरफ u v f का भाग दे दीजिए, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं u v इज इक्वल टू, देखो दोनों तरफ जो है f कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा u प्लस v। अब इस u v को तो हम इधर लेते हैं और f को हम इधर लेते हैं, तो मैं इसके गुणे में 1 लिख सकता हूं। तो देखिए मान क्या प्राप्त होगा हमारे पास जो मान प्राप्त होगा ये होगा 1, इसको पक्षांतरित करेंगे तो बटे में जाएगा 1 बटा एफ इजकल टू, ये होगा u प्लस वी अपॉन में यू वी। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 बटा एफ इजकल टू यू अपॉन यू वी प्लस वी अपॉन यू वी। यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा? 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू।
अब देखिए ये जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, इसी समीकरण को क्या कहा जाता है? दर्पण समीकरण कहा जाता है, जो कि उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी, दोनों ही दर्पणों के लिए यह समान रूप से लागू होता है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रेखीय आवर्धन। अब जैसे प्रत्येक दर्पण के लिए दर्पण समीकरण होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक दर्पण के लिए प्रत्येक दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।